दोस्तों, प्रोडक्शन इंजीनियर के लिए कुछ मुख्य पॉइंट है जिसको जानना बेहद ज़रूरी है। लगभग हमने 18 पॉइंट इस पर नोट किए हैं। इसको आप शॉर्टेस्ट ले लीजिए और हर जितने पॉइंट दिए हैं उन पर सब पर हम एक वीडियो बनाएंगे और अध्ययन करेंगे, डेप्थ नॉलेज के साथ अध्ययन करेंगे। तो जानना बहुत ज़रूरी है ये कौन कौन से पॉइंट हैं। पहला पॉइंट आता है जनरल टर्म जो हमारा 5S आता है। हर कंपनी में 5S इम्प्लीमेंट किया जाता है, चाहे वो कंपनी हो या मेडिसिन स्टोर हो या कोई राशन दुकान हो या किचन हो, हर जगह 5S को उपयोग किया जाता है। दूसरा है काइजन। काइजन किसी भी फील्ड में काइजन बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है और हम काइजन नहीं करेंगे तो आने वाला दिनों में वो ग्रोथ नहीं करेगा। इसीलिए काइजन करना बहुत ही ज़रूरी है। कहने का मतलब है चेंजमेंट बदलाव आएगा तभी हम आप इस मार्केट में अपने लेवल को बनाए रख सकते हैं, अन्यथा बनाए नहीं रख सकते। इसलिए बदलाव बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद आप पोकायोका जो है सीधा सा मतलब समझ लेते हैं। जब ऑपरेटर या किसी भी ड्राइवर के द्वारा कुछ मिस्टेक होते हैं, उन मिस्टेक को रोकने का कार्य पोकायोका करता है। यह आपको पता है 2 तरह के होते हैं, एक तो मैकेनिकल होते हैं, दूसरा होते हैं इलेक्ट्रिकल। चौथा टॉपिक है मैन मशीन मटेरियल। मैन के बारे में और मशीन के बारे में, मटेरियल के बारे में हर चीज़ का नॉलेज एक प्रोडक्शन इंजीनियर को होना बेहद ज़रूरी है। इसके अलावा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर वर्नियर कैलिपर, हाइट गेज, स्क्रू गेज, टेपर स्केल, और फीलर गेज, इन सब चीज़ आते हैं। इन सब चीज़ का भी नॉलेज होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि एक इंजीनियर होने के नाते अगर इंस्ट्रूमेंट का नॉलेज नहीं है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का, तो हम कोई भी डिफेक्ट को कैसे एनालिसिस कर सकते हैं कि क्या रीजन हो सकता है। जब कोई डिफेक्ट बनता है तो उसके पीछे हम ऑब्जर्वेशन करते हैं क्या क्या संभावनाएं हो सकते हैं। तो ये हमारे हेल्प करते हैं इंस्ट्रूमेंट संभावनाओं को ढूंढने में। उसके बाद आता है PFD माने फ्लो प्रोसेस डायग्राम। जब आपका कोई पार्ट बनता है, असेंबली बनता है, तो वो कहाँ से लेकर कहाँ तक फ्लो होता है, यानी किस पॉइंट से लेकर किस पॉइंट तक आता है। जैसे मान लीजिए हमारा पार्ट जो है सप्लायर से पास SQA के पास आता है। SQA इसके बाद लाइन पर जाता है, प्रोडक्शन पर आता है प्रोजेक्शन। इसके बाद पहुंचता है लाइन पर। मान लेते हैं लाइन पर पहुंच गया, OP 10 पहुंच गया, 10 से 40 गया, 40 से फाइनल वाला, ठीक है। इसके बाद वेल्डिंग होते हुए जो क्वालिटी चेक करने के बाद डायरेक्ट पहुंचता है डॉक पर। जो भी है क्वालिटी का जो प्रोसेस है, क्वालिटी से होते हुए डॉक पर पहुंचेगा। डॉक पर जाने के बाद डायरेक्ट कस्टमर के पास जाता है। तो ये हमारा क्या है, जो पार्ट का फ्लो होने का वो प्रोसेस है। इस प्रोसेस से होके गुजरते हैं। उसके बाद आता है डेली प्रोडक्शन रिपोर्ट। डेली प्रोडक्शन रिपोर्ट के अंदर हम डिटेल करते हैं हमारा कितना प्रोडक्शन हुआ, कितने हर आवर में कितने हुए थे। फर्स्ट 1 आवर में कितना प्रोडक्शन हुआ, सेकेंड आवर में कितना प्रोडक्शन हुआ, और जो ऑपरेटर काम कर रहे थे वो किस सेल पर काम कर रहे थे, ठीक है ना, और किस सेल पर कितना डिफेक्ट बना। ये सब डिटेल जो है डेली प्रोडक्शन रिपोर्ट में आते हैं। इसके अलावा हम चर्चा करते हैं मशीन प्रोसेस डेप्थ नॉलेज। जो मशीनिंग काम कर रहे हैं उसके बारे में और उनका प्रोसेस के बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए। हम एक प्रोडक्शन इंजीनियर है और हमें टीचिंग का नॉलेज नहीं है,
कम से कम बेसिकली टीचिंग नॉलेज होना ही चाहिए, और उसके कार्य करने का क्या प्रोसेस है इसका भी होना बहुत बेहद ज़रूरी है। जैसे मान लेते हैं एक रोबोट वर्क कर रहा है, एक रोबोट वर्क जब करता है तो ये जो है बेल्ट कंट्रोलर, पीएलसी, वेल्ड कंट्रोलर, रोबोट कंट्रोलर इत्यादि से जुड़े होते हैं। और इन सब चीज़ का हमें नॉलेज नहीं रहेगा, किसे क्या लगाव है, इसके एनोड होते हैं, कई सेंसर लगे होते हैं जो एक HMI से जुड़े होते हैं, उसका जो इंडिकेशन जो है HMI में होता है। तो इन सब चीज़ का भी हमें नॉलेज होना बेहद ज़रूरी है, जो कि मशीन से और प्रोसेस से रिलेटेड आते हैं। 5 नंबर का टॉपिक है मैन पावर हैंडलिंग। मैन पावर हैंडलिंग में हम खुद हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। हैंडल का मतलब ये होता है कि किस स्वभाव का मैन पावर है। कुछ ऐसा होते हैं जो थोड़ा नटखट होते हैं, उसको कैसे हैंडल करना है। कुछ बंदे होते हैं नॉलेजिंग होते हैं, कुछ बंदे होते हैं जिसको डरा धमका कर हैंडल किया जाता है। तो इन सब चीज़ पर भी ध्यान देना जरूरी है। उसके बाद आता है स्किल मैट्रिक्स। किस मैन पावर किस सेल के लिए उसका क्या स्किल है। और मान लेते हैं हम स्किल देख कर नहीं लगाएंगे, जब स्किल नहीं जानेगा उसको हम सेल पर लगा देंगे तो हमारा क्या होगा, प्रोडक्शन लॉस होगा। क्या होगा, प्रोडक्शन लॉस होगा। तो प्रोडक्शन लॉस को कवर करने के लिए ही स्किल डाटा बनाया जाता है, जो किस सेल पर या तो OP10 के लिए वैध रूप से चला रहा है या OP20 को चला रहा है या ऑल ओवर हम सभी सेल को जो है बराबर तरीके से चला ले रहा है। तो ये सब एक मैन पावर सेट करने का जो स्किल मैन पावर, इस आधार पर हम सेट करते हैं। उसके बाद आता है OE में क्या होता है, ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस या इफिशियंसी। ये क्या होता है, यदि जितने भी कंपनी में मशीनिंग है या रोबोटिक हो या मैनुअली हो या मैन पावर है या कोई ऐसा चीज़ में एनर्जी वेस्ट हो रहा है, वो काम करने का क्या उनका परफॉर्मेंस है। जैसे मान लिया किसी आदमी ने 8 घंटे में 100 पार्ट बनाया, यानी 8 आदमी ने 8 घंटे में 100 पार्ट अगर बना लेते हैं, 100 असेंबली बनाते हैं, और 7 आदमी ही 8 घंटे में 100 बना लेते हैं, इसका मतलब जो 8 आदमी था काम करने का परफॉर्मेंस जो है गलत है, सही नहीं है। इसके मुकाबले ये सही है ना, क्योंकि 7 ही आदमी 8 घंटे में 100 पार्ट बना लिए। तो ये हमारा परफॉर्मेंस है। मशीनिंग को भी परफॉर्मेंस चेक किया जाता है, मैन पावर को भी चेक किया जाता है, और जितने भी ओवरऑल मशीनिंग है सबको चेक करते हैं, या तो टाइम से रिलेटेड हो या क्वालिटी से रिलेटेड हो या प्रोडक्शन रिलेटेड हो, सब कुछ को चेक किया जाता है इसके अंदर। इसका फार्मूला भी आप लोग को पता होगा, जब हम निकालते हैं तो क्या करते हैं, A × P × Q करते हैं, जो कि एबिलिटी हमारे पास कितना अवेलेबल टाइम है, परफॉर्मेंस क्या है, आपने जो बनाया उसके अंदर क्वालिटी क्या है। आपने 100 पार्ट बनाया, उसमें से 10 पार्ट आपने रिजेक्ट कर दिया, तो हमारा ये जो परफॉर्मेंस खराब हो गया। तो इसका लिए एक डाटा भी आता है, PPM आता है, जो कितने पार्ट हम रिजेक्ट करेंगे उसका क्या वैल्यू है। ये PPM एक क्वालिटी के पास डाटा रहता है, तो हर जगह अपना अपना PPM रहता है। जब एक दिन में अगर करेंगे तो क्या उस पर इफेक्ट पड़ेगा, 1 पार्ट करेंगे तो 2 पार्ट करेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। हालांकि 2 पार्ट से ज़्यादा रिजेक्ट नहीं होना चाहिए 24 घंटों में। दूसरी 8 नंबर का टॉपिक है रेडियो एनालिसिस। रेडियो एनालिसिस कब करते हैं, जब कोई पार्ट रिजेक्ट करते हैं। रिजेक्ट करने का बात यह है, जो क्वालिटी वाले ने उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, प्रोडक्शन से रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट करने का रीज़न निकालते हैं, क्या रीज़न है। पूरे टीम मेंबर के साथ प्रोडक्शन इंजीनियर, क्वालिटी इंजीनियर और सर जितने भी डिपार्टमेंट है सभी लोग इनमें इन्वॉल्व होते हैं, और तब जाके उसका रूट कॉज निकालते हैं क्या है, क्या हो सकता है, या पार्ट में प्रॉब्लम है या मशीन में प्रॉब्लम है या उसको जो भी इशू है हम पूरे टीम के साथ निकालते हैं, ना कि हम सिंगल निकालेंगे। फिर उस पर एक्शन लेते हैं ताकि कभी ये रिपीट ना हो। जिस कारण से रिजेक्ट हुआ है रिपीट नहीं होना चाहिए, दोबारा प्रॉब्लम ये नहीं आना चाहिए। 9 नंबर पॉइंट हमारा फोरम चेंज है।
हर जगह फोरम यूज नहीं करते हैं। हमारे कंपनी ट्रैक है, ट्रैक में फोरम चेंज होता होगा, मगर शायद मुझे कोई जानकारी नहीं है। फोरम चेंज जो है पर ध्यान देना बहुत बेहद जरूरी है। फोरम का मतलब होता है मैन, मशीन, मटेरियल और मेथड। तो मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड, जब ये तीनों चीज है, ये चार चीज है, ये चारों चीजों में किसी में एक चेंजमेंट आया तो इसके मतलब जो है प्रोडक्ट पर कुछ डिफेक्ट बनने के चांसेस है। मान लेते हैं कोई ऑपरेटर नया लगा देते हैं तो वहां से डिफेक्ट बनने की ज्यादा संभावनाएं हैं। पहले की अपेक्षा जो पुराना था उसके मुकाबले ज्यादा संभावित है जो डिफेक्ट बन सकता है। या कोई मटेरियल चेंज किए, हमारा ब्लॉक जो है क्लैंपिंग ब्लॉक का शेप है या फिक्सचर का जो शेप है उसमें कोई मटेरियल का चेंजमेंट आता है तो भी डिफेक्ट बनने के चांसेस है। या कोई मशीनिंग में चेंजेस, जैसे मान लेते हैं हमारा रोबोटिक का सैंक चेंज करते हैं, गन चेंज करते हैं, या फिक्सचर पर कुछ काम हुआ हो तो डिफेक्ट बनने की चांसेस, इंप्रूवमेंट का काम तो डिफेक्ट बनने की चांसेस बनता है। या हमने जो मेथड को चेंज किया है तो डिफेक्ट बनने के चांस बनते हैं। तो इसको भी, ये भी एक अहम रोल निभाता है डिफेक्ट बनने का फोरम चेक। उससे ज़्यादा मशीन मेंटेनेंस आता है। जो भी रोबोटिक हो या मशीन हो तो इसको मेंटेन करना भी हमें बेहद ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी चीज़ को आज के समय में मेंटेन नहीं करते, अपना हेल्थ को ही मेंटेन नहीं करेंगे तो कभी भी वो आप अनहेल्दी हो सकते हैं। उस तरह मशीन होता है, मशीन के जो साफ सफाई, यानी कहने का मतलब 5S बेहद रूप से करना चाहिए समय समय पर। इसका भी टाइमिंग होता है, जैसे मेंटेनेंस वाले यूज करते हैं PM, एक होता है CA, करेक्टिव एक्शन। अचानक रनिंग टाइम के दौरान अगर कोई प्रॉब्लम आता है मशीन में तो उसको हम अचानक ठीक करते हैं, उसी टाइम ठीक करना पड़ता है, तो बोलते हैं करेक्टिव एक्शन। ठीक है। एक होता है कुछ ऐसा काम करे जो हमारे मशीनिंग में, रोबोटिक में प्रॉब्लम ना आए, तो उसको हम उस जो वर्क करते हैं, संभावित काम को जो करते हैं वो आता है PM होता है प्रोएक्टिव एक्शन, प्रोएक्टिव मेंटेनेंस। तो इसका भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, अगर नहीं करेंगे तो मशीन का जो लाइफ कम हो जाएगा। जैसे रोबोटिक हमेशा वर्क करते रहता है तो उसको समय समय पर 6 महीने पर या 3 महीने पर ग्रीसिंग करना पड़ता है, हर जगह ग्रीस देना पड़ता है, क्योंकि वो बराबर मूवमेंट करते रहता है, कभी उनको चैन नहीं होता। तो इसलिए इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। उसके बाद 11 नंबर टॉपिक है TPM क्या होता है? टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। जितने भी हमारे प्रोडक्ट है, चाहे वो मशीन हो या हमारा प्रोडक्ट हो, जैसे पार्ट हो, तो उसको भी मेंटेन करना। ऐसा ना जो हम 10,000 पार्ट बना दिए, 1,000 बना दिए और हमारा सब सप्लायर जो है ले नहीं रहा है तो हमारा क्या रस्ट ही होगा, तो उसके ऊपर और सारा मेरे पार लगा यानी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तो वो गलत है। तो इसलिए टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। इसके बाद आता है फीफो लीफो। ये फीफो लीफो जो है ना, ये हर जगह यूज करते हैं और करना ही चाहिए। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। यानी कहीं जगह क्या होता है, जो पहले आया, जो पार्ट पहले आया उसको पहले जाना चाहिए। कई बार क्या होता है, जो पहले आया उसको लास्ट में जाना चाहिए। इसका बेनिफिट यह है, जो कोई पार्ट पहले आया उसको पहले हम फॉलो कर देते हैं तो हमारा रस्ट होने का कम चांस रहता है। जैसे मान लेते हैं कोई मटेरियल लाए, उसको हम उसको रोक के और जो अभी ला रहे हैं उसको हम आगे कस्टमर को देते हैं, तो पहले वाला पार्ट जो रस्टी होने का चांसेस है, खराब होने के चांसेस है, रहने के दौरान और सारे प्रॉब्लम हो सकता है, जो उठा पर इधर उधर रखें तो बैंड होने के चांसेस है। तो इन सब चीज़ों से बचने का काम जो है फीफो करता है। अब लीफो आता है। लीफो मान लेते हैं कोई बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर कोई मटेरियल डालते हैं, तो जो पहले जो डाल दिए हैं इसके अंदर, तो ये तो निकाल नहीं सकते हैं,
जो बाद में डालेंगे वही ना निकलेगा पहले। जो लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में निकाले हैं उसी को पहले निकालिएगा। तो ये कुछ ऐसा भी होता है। तो इसके भी कुछ बेनिफिट है। जो बॉक्स के काम होते हैं या कुछ लाइन के काम होते हैं उसमें ये भी यूज होता है। इफ उसके बाद KPI आता है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। तो जो हमारा काम करने का परफॉर्मेंस है सब चीज़ का, हर चीज़ में आता है लगभग। जो भी मशीनरी है उसको कितना % में यूज कर पा रहे हैं, उसका क्या परफॉर्मेंस है, एक तरह से वही के इक्विवेलेंट है ये। तो ये चेक करते रहते हैं हम KPI, इसका डाटा भी फुलफिल करना पड़ता है। 14 नंबर पॉइंट है प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में क्या डिफरेंस है। प्रोडक्शन किसी पार्ट को जैसे रॉ मटेरियल से लेकर गुड फिनिश प्रोडक्ट तक बनाने की जो प्रक्रिया है प्रोडक्शन कहलाता है। प्रोडक्टिविटी आपने क्या क्या रिसोर्सेस का यूज किया उसको बनाने के लिए, जो रिसोर्सेस है उसको जो यानी मेन पावर आपने 100 पार्ट बनाए और 100 पार्ट बनाने के लिए आपने 8 मेन पावर को यूज किया है, तो इसका जो डिवाइडेशन होगा ये प्रोडक्टिविटी कहलाएगा। ठीक है, जो पार्ट बने वो प्रोडक्ट है। ठीक है, उसका आता है बॉम्ब। हर आदमी का नामकरण होता है, जैसे मेरा नाम मुकेश है, आपका नाम मोहन हो सकता है, शत्रुघ्न हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उस तरह हर मटेरियल का कुछ कोड होता है, नाम होता है, नंबर होता है। तो उसका डिटेल जो है, जैसे मान लो कोई डिफेक्ट आता है किसी पार्ट के ऊपर तो उसका कुछ नंबर होगा, नाम होगा, तो उस नाम से ही तो जानेंगे। जैसे नाम इस यानी 330 यानी या 280 एम, तो ये सब नाम या नंबर है, तो इससे हम इंडिकेट करते हैं कि पार्ट का सिंबल है। तो इस ऐसा चीज की जानकारी जो है बॉम्ब के अंदर आता है, ये भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। उसके बाद मुख्य टॉपिक है साइकिल टाइम, टेक टाइम, लीड टाइम। साइकिल टाइम, एक पार्ट को बनाने के लिए, फिनिश पार्ट को बनाने के लिए जो टाइम लगता है वो हमारा साइकिल टाइम कहलाता है। टेक टाइम, जो हमारा कस्टमर का डिमांड होता है उसको हम डेली बेसिस पर निकालते हैं। उसके अकॉर्डिंग हमारे को एक पार्ट को बनाने के लिए मान लेते हैं 5 मिनट बैठ रहा है, एक पार्ट को बनाने के लिए 5 मिनट बैठ रहा है, एक पार्ट को बनाने के लिए 5 मिनट बैठ रहा है, तो हम साइकिल टाइम जो है अपने हिसाब से 3 मिनट ही रखेंगे, सेट करेंगे, ताकि हम इसका जो कस्टमर को जो डिमांड है उसको पूरा कर सकें। तो एक भी इंटरव्यू के दौरान हमसे पूछा भी गया था ये साइकिल टाइम ज़्यादा होना चाहिए कि टेक टाइम, तो जवाब हम नहीं दे पाए। जवाब तो दिए थे मगर हम कंफ्यूज हो गए थे। तो ये लोग, आप लोगों को भी कंफ्यूज होना नहीं होना है। टेक टाइम ज़्यादा होना चाहिए और साइकिल टाइम कम होना चाहिए। साइकिल टाइम कम ही रहेगा तभी तो टेक टाइम को हम पकड़ेंगे। कम है यानी कम टाइम है, इसका ज़्यादा पार्ट बना सकते हैं और ज़्यादा टाइम इसका दिया हुआ है तो हम इसको अचीव इजीली कर सकते हैं। तो ये कभी कभी इंटरव्यू के दौरान पूछ लिए जाते हैं। हालांकि सारे बात को पूछे जाते हैं, एक प्रोडक्शन इंजीनियर का क्या रोल है सब जानना बेहद ज़रूरी है भाई। उसके बाद है साइकिल टाइम रिड्यूस। साइकिल टाइम रिड्यूस कैसे करेंगे, जैसे एक ही जोन में 2 रोबोट रन कर रहे हैं, यानी एक जोन है यानी क्षेत्र है जिसके अंदर 2 रोबोट रन कर रहा है, तो कभी ऐसा भी मोमेंट होगा जो एक रोबोट वेट कर रहा है दूसरा का, फिर 10 सेकंड वेट कर रहा है, फिर दूसरा, फिर ये रन किया, फिर ये वेट कर रहा है, फिर ये रन किया तो ये वेट कर रहा है। इसका हमारा टाइम जो है रिड्यूस हो रहा है, इसको ही हमको कम करना है। और इसको कुछ ऐसा सेटिंग करे, ऐसा एडजस्टमेंट करे जो हमारा रोबोट रुके ना, तो ये साइकिल टाइम रिड्यूस में आते हैं। ठीक है, इन सब चीज़ को जानकारी ले के बाद लास्ट में आता है कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ जानकारी। कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ जानकारी, कंप्यूटर में क्या जानना है, एक्सेल, पावर पॉइंट,
पावर पॉइंट, गूगल शीट जानना है, वर्ड जानना है। तो ये सब चीज़ जो है का जानकारी रहना चाहिए। हालांकि हमको अभी कम है कंप्यूटर के अंदर में, पढ़ाई तो किए हैं, हमारा एक्सपीरियंस नहीं इसके अंदर है, तो ये भी हो जाएगा। आप लोग भी ध्यान दीजिएगा इस पर थोड़ा। तो हम इस वीडियो में जानकारी ये अध्ययन किए जो एक प्रोडक्शन इंजीनियर का क्या क्या रोल होता है। और तो और आपको जब इस मैनेजमेंट की बात करते हैं तो ये नॉलेज जो होना बेहद ज़रूरी है। जैसे मान लें प्रोडक्शन इंजीनियर है तो रोबोटिक लाइन का, तो रोबोट का कुछ जानकारी, रोबोट का वर्नियर का, हाइट गेज, डेप्थ गेज, ठीक है, कुछ प्रोग्रामिंग नॉलेज, प्रोग्रामिंग, वर्नियर, मटेरियल का नॉलेज, मटेरियल का क्या उसका ग्रेड है, मटेरियल का नॉलेज, ठीक है, फिक्सचर का नॉलेज, फिक्सचर का नॉलेज, और एक्सिस का नॉलेज, कौन सा एक्स वाई जेड में किधर कोई डिफेक्ट बनता है तो हमको क्या करना चाहिए, एक्सेस में काम करना चाहिए, वाई में काम करना चाहिए, जेड में काम करना चाहिए, कितना इनका सिम डाले जो हमारा वो प्रोडक्ट जो नोट होकर बन रहा है वो ओके हो जाए। तो ये हमारा फिक्सचर का नॉलेज, और थोड़ा एक्सिस का तो ये कितने पॉइंट बनाते हैं, 6 पॉइंट। इन सब चीज़ों का भी नॉलेज होना अति महत्वपूर्ण है। तो आज के टॉपिक यहीं तक हम लास्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। धन्यवाद।